पाक भारत अफवाज के दरमियान एक बार फिर गोलाबारी का तबादला। जम्मू बैनुल-अक़वामी सरहद पर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान को मिल रहा है माकूल जवाब। वादी में स्वाइन फ्लू का कहर जारी। स्वाइन फ्लू से 19 साल एक और नौजवान की हुई मौत। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद पहुंची 12। और पॉलिथीन की दरामद वादी के आबी ज़खायर के लिए नुकसानदेह साबित। इंतजामिया पॉलिथीन की रोकथाम के लिए नाकाम। बीरून रियासत से बड़े पैमाने पर पॉलिथीन वादी में हो रहे दरामद। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। पाक भारत अफवाज के दरमियान सरहद पर कशीदगी लगातार जारी है और आज भी पाक भारत अफवाज के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद पर गोलाबारी का तबादला हुआ। फौज का कहना है कि जम्मू के खोर सरहद पर पाकिस्तान ने सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए आज अलल सुबह से ही वक्फे से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिस दौरान छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ताहम फौज ने भी पाकिस्तान की गोलाबारी का माकूल जवाब दिया है। याद रहे कि नवा साल के आगाज से ही लगातार पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हो रहा है और आज जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद पर गोलाबारी का तबादला हुआ है। साल 2019 के आगाज से ही पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है। राजौरी, पूंछ और आज जम्मू के बैनुल-अक़वामी सरहद पर दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है। जम्मू के खूर सरहद पर पाकिस्तान ने सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए आज अलल सुबह से ही वक्फे से भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया, जिस दौरान छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ताहम फौज ने भी पाकिस्तान की गोलाबारी का माकूल जवाब दिया है। पाक भारत अफवाज के दरमियान सरहद पर कशीदगी लगातार जारी है और आज भी पाक भारत अफवाज के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद पर गोलाबारी का तबादला हुआ है। फौजी ज़राए का जम्मू के खूर सरहद पर पाकिस्तान ने सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए आज अलल सुबह से ही फौजी चौकियों को निशाना बनाया, जिस दौरान छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ताहम फौज की जानिब से भी पाकिस्तान की गोलाबारी को माकूल जवाब दिया गया है। याद रहे कि रमज़ान साल के आगाज से ही लगातार पाक भारत अफवाज के दरमियान सरहद पर गोलाबारी का तबादला हो रहा है। वादी में स्वाइन फ्लू की वजह से एक और नौजवान की मौत वाक़या हुई है, जिस दौरान मरने वालों की तादाद 12 पहुंच गई है। वादी में स्वाइन फ्लू के फैलाव की वजह से जहां तशवीश की बीमारी है जी, ये एक वायरस से होती है और ये बीमारी इस दुनिया में, इस प्लेनेट में 1850 से, हमने साइंस में इसका हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है 1850 से जी। तो ये जो वायरस है ये तब तक इस दुनिया में रहेगा जब तक ये कायनात है, जब तक हम इंसान इस दुनिया में हैं, ये वायरस भी रहेगा जी। लेकिन इस वायरस का एक सिस्टम है कि ये जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन करता है जी। और जिस भी पेशेंट को इससे सीवियर इन्फेक्शन हो तो ये उसको डेथ करने के बाद ही मतलब छोड़ता है, रेस्पिरेटरी फेलियर करता है जी। लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव्स है जो मैं लोगों को बताऊं कि ताकि वो घबराए ना जी जी। इस वायरस के 3 किस्म होते हैं, इनको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी जी। इस वायरस का जो सबसे खतरनाक वायरस है वो इन्फ्लुएंजा ए है, लेकिन हमारे कश्मीर में जो कॉमन इनमें है वो इन्फ्लुएंजा बी है और उससे ज्यादा मौत वगैरह होने का कोई डर नहीं है जी।
लेकिन बहरहाल हमारे कश्मीर में क्या हुआ है कि हम इस इन्फेक्शन को इतना उछालते हैं कि हम लोगों में एक डर पैदा करते हैं जी। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये कहूंगा कि मैं मानता हूं कि अगर 10-15 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से हुई है, क्योंकि इस वायरस को भी इस दुनिया में रहना है, इसको भी अपना वो प्रेजेंस दिखाना है इस वायरस को। लेकिन मैं लोगों को आपके माध्यम से कहूंगा, हमारे कश्मीर में कैंसर से 1000-2000 लोग साल में मुब्तला होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से 700 लोग मरते हैं, डायरिया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी काफी लोग मरते हैं। तो हमें एक ही डिजीज की तरफ डर नहीं पैदा करना है लोगों में कि आप लोग जो है इस डिजीज से डरे। इस वायरस का विंटर्स में जो है इसका प्रेजेंस विंटर्स में ही वो ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि विंटर्स में इस वायरस का सर्वाइवल जो है वो काफी इसके लिए बेहतर हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे, अगर हम देखें तो पिछले 4 सालों के दौरान इसमें इजाफा हुआ है। अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे तो पिछले 4 सालों के दौरान जो स्वाइन फ्लू की तादाद है, जो इसके शिकार हो चुके हैं, उसकी तादाद बढ़ गई है। और इससे आपसे जानेंगे कि क्या इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन जो बनाए गए हैं, वैक्सीन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो क्या वादी के जिला अस्पतालों से लेकर इसके जो वैक्सीन है वो मौजूद है, या कि सिर्फ श्रीनगर के सिक्किम सोरा अस्पताल में इसके हवाले से वैक्सीन मौजूद है? जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, आपके माध्यम से मैं लोगों को ये कहूंगा कि जो वैक्सीन है वो स्वाइन फ्लू के लिए है अवेलेबल मार्केट में, लेकिन गवर्नमेंट में वो नहीं है। जी। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये कहूंगा, जब हम वैक्सीन गवर्नमेंट सेटअप में लाते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू होता है, उनका प्लान होता है, क्योंकि एक वैक्सीन जो है इसमें काफी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होती है। जी। अगर हम कहेंगे अभी गवर्नमेंट में सिर्फ स्वाइन फ्लू का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो बाकी भी कुछ अहम वैक्सीन है जो हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को कि वो भी होने चाहिए हॉस्पिटल्स में। उनमें हम जैसे मैं नीमोकोकल वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है। ये जो मैंने नाम लिए, इनसे ज्यादा लोग मरते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहस स्वाइन फ्लू। लेकिन डॉक्टर प्रेसिडेंट हैसियत होने के नाते मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि इन तमाम वैक्सीनों को तमाम कौम के लिए अवेलेबल रखे। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है, जो ये वैक्सीन है इसकी कॉस्ट 1400 रुपया है। हमारे कश्मीर में जो है ना, लोग काफी गरीब है रूरल एरियाज में। अगर कोई फैमिली 10 मेंबर पे शामिल है तो उनको फिर 14,000 के वैक्सीन करने हैं। और जहां तक इस वैक्सीन का ताल्लुक है, ये सिर्फ 50% लोगों को फिर प्रोटेक्शन देता है। तो इस वक्त हंगामी सूरत हाल है, हम लोगों को अपील करते हैं आपके माध्यम से कि वो बिल्कुल भी घबराए ना, वो ये ना समझे कि हमने वैक्सीन नहीं किया है तो हम मर जाएंगे। हाँ, जो हाई रिस्क लोग हैं, जिनमें डायबिटीज होता है, जिनको अस्थमा होता है, सीओपीडी होता है, क्रॉनिक रीनल डिजीज, कैंसर, या पेशेंट जिसकी उम्र 65 साल से ऊपर है, या बच्चे जो 5 साल से नीचे है, या कोई औरत जो प्रेग्नेंट है, उनको ये वैक्सीन कराना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त लोगों को चाहिए कि वो जेब के पैसे निकाल के इन हाई रिस्क ग्रुप्स का वैक्सीन करे, और हर साल इस वैक्सीन को अक्टूबर-नवंबर में करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कंटिजेंसी प्रोग्राम है। डॉक्टर जो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे है वो अवेयर है कि ये स्वाइन फ्लू के इन्फेक्शन के अलामात क्या है, किस पेशेंट को रेफर करना है, किसको एंटीवायरल डालना है। और सेंट्रल हॉस्पिटल में हमारे यहाँ डेडिकेटेड लैब है स्वाइन फ्लू के लिए, डेडिकेटेड वार्ड है, डेडिकेटेड वेंटिलेटर्स है। जी तो डॉक्टर साहब, आपसे माना जाए कि ये जो स्वाइन फ्लू के वैक्सीन है, ये कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में इसकी मौजूदगी नहीं है, और सरकार इस हवाले से क्या कुछ इकदाम उठा रही है, और क्या आप लोगों की जानिब से आके, यानी कि डॉक्टरों की जानिब से इस हवाले से सरकार को आगाह किया गया है कि सरकारी अस्पतालों में, चाहे जो जिला अस्पताल है, उसमें ये अवेलेबल रखा जाए? आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये कहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहूंगा, देखिए सबसे ज्यादा रिस्क, आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट तक ये बात, सबसे ज्यादा रिस्क जो इस वायरस से है वो हमारे डॉक्टर्स को है, पैरामेडिकल स्टाफ को है, हमारी नर्सेस को है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि फेज 1 में वो जरूरी जो हमारा हेल्थ का स्टाफ है, जो पेशेंट्स के साथ डील करता है, उनको वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन पिछले कई सालों में या कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि हमारे स्टेट में किसी भी डॉक्टर को रूरल हेल्थ केयर में ऐसा वैक्सीन लगा, जबकि सोरा इंस्टीट्यूट, SMHS या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इंस्टीट्यूट्स में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स को ये वैक्सीन फराहम होता है। उसके बाद सेकंड फेज में मैं गवर्नमेंट को ये अपील करता हूं कि जो हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उनको भी ये वैक्सीन जो है फराहम होना चाहिए गवर्नमेंट में फ्री। लेकिन ओवरऑल हमारा डिमांड ये है कि जितने भी वैक्सीन हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जिसमें मैंने नाम लिया नीमोकोकल वैक्सीन, रोटा वैक्सीन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, इंक्लूडिंग
स्वाइन फ्लू वैक्सीन, इन तमाम वैक्सीन की बहुत जरूरत है हमारी कौम को। तो गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि जिस तरह रोड्स इंपॉर्टेंट है, बिजली इंपॉर्टेंट है, उस तरह तो हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ का जो रोड और बिजली है वो तो ये वैक्सीन है। लेकिन गवर्नमेंट हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है वो नाकाम रही है इस हेल्थ को समझने में, वो पूरा नाकाम रही है इस हेल्थ को प्रिवेंटिव मेजर्स देने में लोगों को। आपके माध्यम से मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन आज हमारी है इनको अपील करता हूं कि वो मेहरबानी करके इस हेल्थ को भी प्रायोरिटी दे और लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स जितने भी वैक्सीन है या बाकी चीजें हैं वो भी फराहम करे, ताकि जो मौत हो रही है 19 साल की बच्चे की वो प्रिवेंट की जाए। डॉक्टर साहब, आखिर पर आपसे जानेंगे ये जो स्वाइन फ्लू है इसके सिम्टम्स क्या है और लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि इससे कैसे बचा जाए और क्या क्या कुछ इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि इसे वक्त पर इससे बचा जा सके। जी जी, मैं आपके माध्यम से लोगों को कहूंगा ये जो वैक्सीन है इसका जो इन्फेक्शन रहता है वो ज्यादातर रहता है छाती का, नाक से लेके लंग्स तक। अगर किसी भी पेशेंट को जुकाम है और बहुत ज्यादा फीवर है और वो फीवर 2-3 दिन उतर ही नहीं रहा है, ऐसे में उसको ये शक होना चाहिए, शक शुबा होना चाहिए कि ये स्वाइन फ्लू हो सकता है, तो वो एक डॉक्टर को उस वक्त कंसल्ट करे जो उसको नियर बाई पॉसिबल होगा। और मैं लोगों को ये अपील करूं कि वो बिल्कुल भी घबराए ना और खुद वो टेस्ट ना करे जब तक उनको डॉक्टर एडवाइस ना करे कि इस टेस्ट के लिए जाना है। और जब डॉक्टर को लगेगा कि हाँ ये सिम्टम स्वाइन फ्लू कैटेगरी ए या कैटेगरी बी या कैटेगरी सी हम बोलते हैं उनमें फिट हो रहे हैं, तो वो उनको उसी तरह से ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा, टेस्ट एडवाइस करेगा या रेफरल एडवाइस करेगा। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये एडवाइस करना चाहता हूं कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ये हवा से फैलते हैं। अगर किसी भी बंदे को घर में नज़ला जुकाम छाती है उसको अलग कमरे में रखे, उसको मास्क रखे, उसको बोले कि बाकी बंदों से घर में दूर रहे ताकि बाकी घर के लोग इन्वॉल्व ना हो जाए। और आपसे मैं ये कहूंगा ये जो इलनेस होती है स्वाइन फ्लू 99% टाइम ये छोटा जुकाम करके ही निकल जाती है। ऐसा भी नहीं है कि जिसको ये लगे वो मर जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो पेशेंट घर में एल्डरली होगा, डायबिटिक होगा, प्रेग्नेंट होगा या जिसको कोई डिबिलिटेटिंग डिजीज होगी, उसको इन चिलाई कलान के महीनों में बिल्कुल अलग रखना चाहिए ताकि उसको ये इन्फेक्शन ना लगे। क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट को ये इन्फेक्शन लगता है उसका नतीजा ही निकलता है कि उसको ये सीधे मौत के मुंह में ही छोड़ के आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये थे डॉक्टर सुहेल नायक, डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुहेल नायक, जो बात कर रहे थे जिस तरह से स्वाइन फ्लू की वजह से सिक्किम और सौरा में जम्मू से ताल्लुक रखने वाले एक 19 साल नौजवान की मौत वाक़ा हुई है और इस स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद अब 12 पहुंच चुकी है। नाजरीन, आपको बताते चले कि इंतजामिया इस हवाले से कहीं ना कहीं जिस तरह से डॉक्टर साहब का कहना है कि इंतजामिया इस हवाले से गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है और उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस हवाले से इकदाम उठाए जाए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए अगरचे हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं और लोगों से भी अपील की जाती है कि पॉलीथीन इस्तेमाल से परहेज किया जाए। ताहम पॉलीथीन के इस्तेमाल करने के जवाबित को वाला इत्ताक रखकर रियासत जम्मू कश्मीर में खूब इस्तेमाल हो रहा है। रियासत में अगरचे 50 माइक्रोन से ऊपर लिफाफों के इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन वादी पहुंच रहे लिफाफे न तो 50 माइक्रोन से ज्यादा होते हैं और न ही उन पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रजिस्ट्रेशन और न ही किसी फर्म का फोन नंबर दर्ज होता है। ऐसे पॉलीथीन लिफाफे बाजारों में जगह जगह मौजूद है और इसका इस्तेमाल भी लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर जो कूड़ा करकट शहर में जमा होता है इसमें 30% के करीब पॉलीथीन लिफाफे होते हैं। शहर में अगरचे उन्हें जाया करने का साइंसी तरीकाकार मौजूद है, लेकिन वादी के कस्बों और देहात में ऐसा कोई निजाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पॉलीथीन लिफाफे खुले खेतों और नदी नालों के किनारों पर फेंके जाते हैं जो जमीन में जज्ब होने से रह जाते हैं और इसकी वजह से जेर जमीन पानी जहर आलूदा बन जाता है। इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर साथी हमारे सईद रऊफ फारूक। रऊफ, आपसे जानेंगे जिस तरह से रोज रोज हम देख रहे हैं कि पॉलीथीन के इस्तेमाल के हवाले से जिस तरह से लोगों को भी इंतबा किया जाता है कि इस इस्तेमाल से परहेज किया जाए, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे तो इंतजामिया कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम के लिए नाकाम साबित हो रही है।
देखिए गौर, अगर देखा जाए पॉलिथीन बैन के हवाले से काफी सारे इकदाम उठाए गए थे। जैसे आपने खुद कहा कि लोगों को कहा जा रहा है कि उसका इस्तेमाल न करें, मगर सरकारी तौर पे जिस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत है वो नहीं उठाए जा रहे। अगर आपने रियासत में बैन कर दिया है पॉलिथीन को, तो इसके जो असरात है, आप कह रहे हैं कि मुज़िर असरात है, मगर इसको रोकने के लिए किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं? आप यहाँ से ये माल यहाँ पे आता है रियासत में, वहां से रोकने की जरूरत है। आप दुकानदार को जाते हैं, फिर वहां से 500, 200 या 300 पॉलिथीन उठा के उनको खत्म कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए कई बार ये सिविल सर्विसेज ने, यहाँ के जो एनजीओज हैं, यहाँ के जो सिविल सोसाइटी, उन्होंने कहा, सरकार से कहा था कि अगर आपको वाकई में इसको बैन करना है तो आपको वहां जहाँ पे मतलब लखनपुर के पास इनको रोकना चाहिए, ऐसे माल को जो यहाँ पे ना आ जाए, जिससे फिर फर्क पड़ सकता है कि हम इसको बैन करेंगे या जब यहाँ पे नहीं आएगा। अदरवाइज ये तो यहाँ पे चल रहा है सरकारी अहकामात के बावजूद भी, हर दुकानदार के पास, हर पटरी वाले के पास, इवन उन जगहों पे जहाँ पे ज्यादा ही प्रोहिबिटेड है, हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे लोगों के हाथ में पॉलिथीन होते हैं। तो इस पे जो सरकारी तौर पर जिस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत है वैसे उठाए नहीं गए आज तक। कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो एक तो सरकार की जो इंतजामिया की लापरवाही, गैर संजीदगी की वजह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। कहीं ना कहीं अब आम लोगों को भी इस हवाले से परहेज करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पॉलिथीन के इस्तेमाल से वो परहेज करे। देखिए गौर, जाहिर सी बात है कि अगर ये यहाँ के अगर देखा जाए तो पॉलिथीन काफी मुज़िर कहा जाता है, तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसके इस्तेमाल से कितने असरात पड़ते हैं। और जो अब कहते हैं कि फसलें कम आ रही हैं, ज़री ज़मीन जो फसलें थी उनकी मिकदार कम हो रही है, तो रीजन यही कहा जाता है कि अब जो पॉलिथीन जो है वो जमीन में है, जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि इनका इस्तेमाल बंद करें, मगर सरकार पे ज्यादातर जिम्मेदारी आयद होती है कि इसको कैसे रोका जाए। अगर आपने पॉलिथीन बैन किया तो कोई अल्टरनेटिव आपने दिया होगा जो मार्केट में आना चाहिए, जिससे लोग कैरी कर सके, जो उनका जो वो माल या बाकी चीजें ले जाते हैं, वैसा भी कुछ नहीं था। और बैन करना है तो प्रॉपरली बैन करना है, लखनपुर से ऐसे माल को आगे नहीं आने देना है, तभी ये बैन हो सकता है। और दूसरा सबसे इशू इनका है कि यहाँ पे जितना पॉलिथीन इस्तेमाल होता है, इनकी डंपिंग साइटें नहीं है। ये नदी नालों में जाके छोड़ते हैं, ये दरियाओं में जाके छोड़ते हैं, साफ पानी के चश्मे जहाँ पे जाके छोड़ते हैं, जिससे और भी ज्यादा यहाँ का जो माहौल है वो आलूदा हो चुका है। सरकार का फर्ज बनता है कि पूरी तरह बैन करने के लिए इनको जो कंपनी है उनको बंद करना पड़ेगा, या अगर ना बंद ना करे तो लखनपुर से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये माल मैन्युफैक्चर नहीं होता है, बाहर से आता है, तो उनको वहां से रोकना है। अगर यहाँ कहीं भी मैन्युफैक्चर होता है तो उन कंपनी को बंद करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूक की। आपका ये थे सईद रऊफ फारूक की जो बात करे थे जिस तरह से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के हवाले से इंतजामिया को हर मुमकिन इकदाम उठाने की जरूरत है। अगरचे पॉलिथीन रियासत, बीरू रियासत से वादी रियासत जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर में दरामद हो रहे हैं, ताहम इस पर कहीं ना कहीं सरकार को इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि इसके मुज़िर असरात से बचा जा सके। जनूबी कस्बा त्राल के चुवालूर इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि अगरचे 6 साल कबल महकमा PHE ने इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत को दूर करने की गर्ज से एक वाटर रिजर्वायर पर काम शुरू किया था, ताहम 6 साल मुकम्मल होने के बाद भी वाटर रिजर्वायर अभी भी तशने तकमील है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगरचे ये मुतलका महकमा की नोटिस में भी लाया गया, ताहम आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने अब आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। आज बनाए गांव में हेजमेंट टोंकी सह गई दुरुस्त की शवरी वत खनन शवरी वत डिपार्टमेंटस वन यथ करो चल आबी सख्ती वो खनो बन कन क्यूर नजदीक नागस तो ये सजर ये पिसनी कह तो न करनी कह बिल्कुल आबी सख्ती ये गाँव 200-300 चूल वनकस ना ज्यादा तो रेड़न मज ये नाग पे आब यह जनान महनी शनस मज गर यह बोड़ अफसोस कहूँ ये पिसान कर। पानी की जबरदस्त यहाँ पर किल्लत है, बदकिस्मती की वजह से यहाँ पर परेशानी है। आला हुकाम तक ये बात हमने पहुँचाई भी, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आम लोग जो हैं वो परेशानी में, पानी की किल्लत जबरदस्त तरीके से हो रही है। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पता नहीं क्या वजह है, आला हुकाम को कहने के बाद भी इस प्रोजेक्ट पर अभी तक काम दोबारा से शुरू नहीं हुआ है। हम आला हुकाम से गुजारिश करना चाहते हैं
इस मसले की तरफ ध्यान दिया जाए और इस प्रोजेक्ट को आने वाली कुछ महीनों में ही मुकम्मल कर दिया जाए ताकि जो पानी की किल्लत है वो दूर हो सके। सरतरीन मौसम का बादशाह चिले कलान के हर गुजरते दिन के साथ ही वादी के शुमाल जुनूब में रात के दर्ज हरारत मुसलसल कम हो रहा है और बालाई इलाकों के साथ साथ वादी के मैदानी इलाकों में भी शबाना दर्ज हरारत में कमी वाक़ा होने से सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। सख्त सर्दियों के बायस वादी के दीगर हिस्सों में भी नल जम जाने की वजह से भी लोगों को पीने का पानी हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रात का कम से कम दर्ज हरारत -5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि करगिल में -19.2 डिग्री सेल्सियस, लेह में -17.5 डिग्री, पहलगाम और गुलमर्ग में -12.3 और -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। खुदा पीर पंचाल में रवां बरस की पहली बर्फबारी की वजह से जहां इलाके में सर्दी में इजाफा हुआ है, वही थाना मंडी सुरनकोट के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से अभी तक अंदरूनी राबिता सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई, जिसकी वजह से दूर दराज इलाके अभी भी मेन टाउन से मुनक़ता है, जिस दौरान रिहाइश पजीर लोगों को चलने फिरने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अंदरूनी राबिता सड़कों से बर्फ हटाई जाए ताकि लोगों को मुश्किलात से नजात मिल सके। थाना मंडी जाना बड़ा मुश्किल होया और बड़े मजबूर हो, इस वास्ते लिहाजा से गवर्नमेंट को इंतजाम करा साढ़े वास्ते। परेशानी ऐसी है, बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं, रोड बंद है, बर्फ की वजह से रोड बंद है। बड़ी मुश्किल गुजर बसर करते हैं, बहुत मुश्किल करते हैं और 3 दिन से अंदर रोके हुए हैं, मोड़ आ नहीं सकते, मोड़ में नहीं हम आ सकते हैं। मुश्किल से उठाएंगे, 10-15 आदमी इकट्ठे करेंगे, करके फिर लाएंगे उनको थाना मंडी। वो तो 2 दिन हो गए बंद, पहले थोड़ी बर्फ गिरी थी तो रास्ता क्लियर हो गया था, अब फिर बर्फ गिरी है। लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो यहाँ ढोक में रहते हैं, अगर उनमें से कोई आदमी बीमार हो जाता है या कुछ परेशानी हो जाती है, उनको कैसे यहाँ से लिफ्ट करेंगे? उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ भी किसी किस्म का कोई इंतजाम वगैरह कुछ नहीं है। वो तो यहाँ मौके तक भी नहीं आए देखने के लिए कि बिजली बंद है। बिजली तो 2 दिन से बंद है। रियासत जम्मू कश्मीर में जहां हर गुजरते दिन के साथ किसी न किसी खेल से मुंसलिक खिलाड़ी के बेहतर कारनामे अंजाम देने के हवाले से नाम सामने आते हैं, मगर दूसरी तरफ रियासत जम्मू कश्मीर में खेल के बुनियादी ढांचे के फुकदान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से अगरचे खिलाड़ियों के लिए बेहतर सहूलियात बहाम रखने के बुलंदबांग दावे किए जाते हैं, मगर जमीनी सतह पर उन दावों के बरक्स नजर आ रहा है। पेश है इस सिलसिले में हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। खेल भी है और खिलाड़ी भी, लेकिन जब स्टेडियम की हालत खस्ता है तो शागिर्द खुले आसमान में कुलाचें कैसे भर पाएंगे? बेशक प्रतिभाएं भी हैं और आगे बढ़ने की तमन्ना भी, लेकिन वो शोहरत और बुलंदी के हकदार नहीं। कागज इधर से उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन मर रहे खेल के मैदानों को जिंदा करने की पहल अभी भी नहीं की गई। फुटबॉल पर उपेक्षा की किक लगी है तो बॉक्सिंग पंच से जख्मी है। खेल विकास की योजनाएं अखाड़े में चित हैं। जाहिर है खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन किस्मत के सितारे बुलंद नहीं हो पा रहे हैं। खेल में करियर बनाने का बड़ा मकसद शोहरत और बुलंदी हुआ करता है। खेल के इस खेल में लोगों ने जेबें भर ली हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों को वो मुकाम नहीं मिल सका है जिसके वो असली हकदार थे। दरअसल करे कोई और भरे कोई की कहावत जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल पर सटीक बैठती है। मौलाना आजाद स्टेडियम में नए इंडोर कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 3 साल से ज्यादा की देरी का खमियाजा अब सैकड़ों खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। मौलाना आजाद स्टेडियम में 9 अप्रैल 2013 को पूर्व खेल मंत्री ताज मोहिउद्दीन ने मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नींव पत्थर रखा था। उस समय इसे 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक 6 साल बीत चुके हैं, अभी भी इसके फर्श का काम बाकी है। ऐसे में खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को सही ढंग से अभ्यास करने में
काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं अगर बात करें शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो साल 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद 4 साल से ज्यादा समय से पहले किए गए मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए सरकार ने आधुनिक सुविधाओं के लिए और मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 16 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत स्टेडियम के निर्माण का वादा किया था। हालांकि खिलाड़ियों ने सरकार पर वादों को पूरा करने में असफल रहने का आरोप लगाया है, क्योंकि इन प्रोजेक्टों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। 2014 में आई बाढ़ के कारण बॉक्सिंग रिंग, टेबल टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी पहचान की थी, जिसके लिए 16 करोड़ रुपए रखे गए थे। लेकिन इसके बावजूद स्टेडियम अपनी हालात पर आंसू बहा रहा है। अच्छे खिलाड़ी के खेलने के लिए ना तो खेल स्टेडियम के हालात सही हैं और न ही खेल स्टेडियमों में पर्याप्त सुविधाएं हैं। और जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को दिया गया, वो पैसा स्टेडियम के लिए खर्च नहीं किया गया है। अगर ये पैसा खर्च किया गया होता तो स्टेडियमों की हालत शायद कुछ बेहतर होती। गौरतलब है कि फंड और टेंडर होने के बावजूद मिनी स्टेडियमों का कायाकल्प नहीं हो पाया है। ऐसे में स्टेडियमों की दशा कब सुधरेगी, इस बारे में कोई कुछ कहने की स्थिति में अभी बिल्कुल भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में सभी तरह के खेल तो खेले जाते हैं, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने से खिलाड़ियों का हुनर अंदर ही दब कर रह जाता है। मजबूरन खिलाड़ी खुद ही जोर आजमाइश कर उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते रहते हैं। प्रशासन की अनदेखी और राजनीतिक रूप से राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की तरफ उठाया गया कोई सकारात्मक कदम दिखाई नहीं देता। स्पोर्ट्समैनशिप की बात करूं या ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल स्पोर्ट्स महकमा जो है, खुसूसन आपने देखा कि आज के प्रोग्राम को लेकर हमने बात की कि जमीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है। यानी ओवरऑल अगर सेंट्रल लेवल की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेट के लिए बजट यूटिलाइज किया जाता है, अभी भी वो बजट प्रॉपरली स्टेट में यूटिलाइज नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों का ये मानना है लैप्स्ड है। अब आए रोज सरकारें तो बदलती रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के साथ साथ दावे काफी बुलंद होते हैं, मगर आखिरकार नुकसान जो होता है वो एक स्पोर्ट्समैन का ही होता है। कि इन सारी चीजों को लेकर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या प्रेजेंट अथॉरिटी के साथ जितने भी सेक्रेटरी है या काउंसिल या सीओज जुड़े हैं, वो इस बात पर जरूर गौर फिक्र करेंगे कि जितना भी बजट सरकार ने यूटिलाइजेशन के लिए भेजा है उसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि जितनी भी लैक ऑफ फैसिलिटीज को लेकर मैं इंडोर स्टेडियम की बात करूं या फिर साथ ही साथ यहाँ टेरिफ मेंटेनेंस के साथ साथ या फिर हम क्रिकेट एकेडमीज की बात करें, जो जरूरी है, जिसे स्ट्रांग करने की जरूरत है, जिसे ठीक करने की जरूरत है, अगर उन पर वो वर्कआउट करे तो एक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ साथ एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का ब्राइट फ्यूचर हो सकता है रियासती जम्मू कश्मीर का। विद वीडियो जर्नलिस्ट साहिल भट्ट के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।